तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज एक न्यू कॉमिक लेके, जिसका नाम है माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो। ये इस सीरीज का नाम है और हिंदी में इसका मतलब है मेरी पत्नी 1000 साल पहले की है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस पे आपने प्यार दिखाया हो उस सीरीज पे, वैसे ही प्यार आप इस पे भी दिखाओगे, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर लें। तो बस अभी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि हाथ में छाता पकड़े होते हैं। वो इस वजह से बारिश हो रही होती काफी जोर की और वो इधर उधर जा रहे होते हैं अपने काम से। वहीं पर हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसके पास छाता नहीं होता, वो अपने सिर के ऊपर हाथ रखा होता है। जब बारिश तेज होती है तभी वो वहां से दौड़ लगाने लगता है अपने घर की ओर। तभी दिखाया जाता है वो अपने घर की सीढ़ी पे चल रहा होता है और उसकी घर की सीढ़ी के ऊपर पहले से भाग कोई मौजूद होता है जिसकी हमें शैडो दिखती है, मतलब हल्का हल्का दिखता है। और फिर हमें अगले सीन में एक लाइट दिखाई जाती है और फिर हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसको घूर रही होती है। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो उसको देख ही रहा होता है। फिर अचानक से उसको देखने के साथ उसको झटका लगता है और वो दूर हो जाता है उससे घबरा के। और फिर उस लड़की की चाबी उसके पैर पे गिर जाती है जो कि उसके रूम की होती है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो लड़की उससे काफ़ी दूर चली जाती है। वो लड़का हैरान होता है ये इतना दूर क्यों चली गई। फिर वो लड़की उसे घूर रही होती है अजीब नज़रों से। फिर वो लड़का अपनी चाबी उठाते हुए सोच रहा होता है उसने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया, जैसे कि एक कॉस्प्लेयर बन जाता हो। वो ऐसा सोच रहा होता है और उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसको कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ देख रहा होता है। वो उसकी ओर देखते हुए ये सोच रहा होता है इसकी हालत तो देखो, और वैसे इसके पास एक तलवार भी है, और वैसे ये सच में काफ़ी ज़्यादा वफादार है और काफ़ी ज़्यादा वफादार है। वो ऐसा सोच रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है चाबी घुमाते हुए। तभी वो लड़की बोलती है उसको रुको। फिर वो उसकी बात सुनने के बाद रुक जाता है। वो बोलता है ये वैसे मेरा घर है, और अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं उसे डरा रहा हूँ, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ, इतना डरावना दिखता हूँ, और वैसे ही मैं उससे कितनी मीटर की दूरी पे हूँ। वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। जैसे ही वो उसकी ओर पलट के देखता है वो लड़की अजीब सा मुँह बना लेती है और उससे दूर हो जाती है, अपनी तलवार निकालने लगती है। वो सोचता है कि ये मुझसे पीछे हट गई, क्या ये मेरी बेइज्जती कर रही है या फिर मेरे ऊपर हमला करने की सोच रही है। वो ऐसा सोच रहा होता है उसके बारे में। फिर अगले सीन में वो अपने रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगता है। सोच रहा होता है ये कितनी ज़्यादा अजीब लड़की है, और वो थोड़े से दरवाजे में झाँक रहा होता है बंद करने से पहले। वो लड़की वहीं पर खड़ी होती है अभी भी। फिर अगले सीन में हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है। उसने अपने कपड़े निकाल दिए होते हैं और चप्पलें वगैरह पहन के तैयार हो गया होता है और जूस वगैरह निकाल के पीने के लिए तैयार हो रहा होता है। और फिर वो फ्रिज के पास खड़ा होकर बोलता है विनर तरबूज, ओ विनर तरबूज मेरे पास आओ। वो ऐसा बोलता तभी हमें एक कैट दिखाई जाती है जो कि उस लड़के के हाथ में कैट फूड होता है, इसीलिए वो आगे आ रही होती है और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। ये इसी को तरबूज बोल रहा होता है अपनी बिल्ली को। फिर वो एक कैन निकालता है जिसके अंदर कोक होता है। कोक को पीने के बाद वो बोलता है वाह मज़ा आ गया। नहाने के बाद कोक पीने का तो मज़ा कुछ और ही है, ये तो बिल्कुल ताज़ा ही कर देता है। वो ऐसा बोल रहा होता है, बल्कि उसकी बिल्ली अपना खाना खा रही होती है चुपचाप। फिर अगले सीन में वो एक खिड़की के सामने बैठा होता है और बाहर की ओर देख रहा होता है। बोलता है मैंने सब काम कर लिए अपने, और बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही होती है। ये देखकर तभी वो अपने घर में से एक छाता उठाता है और ना कुछ बोलते हुए आगे की ओर जाने लगता है। वो अपने घर के दरवाजे में से एक छोटे में से हॉल के बाहर झांक के देख रहा होता है कि वो अभी भी खड़ी है या फिर चली गई। फिर वो सोच रहा होता है बाहर तो कोई नहीं है, शायद से वो चली गई। वो जैसी ये बात बोलने के बाद दरवाज़ा खोलता है वो उसके सामने ही खड़ी होती है। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। और फिर अगले सीन में वो उस लड़की को बोलता है इस बात को तुम मेरी इस तरीके से समझो, अभी अंधेरा हो रहा है और वैसे ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वैसे अगर तुम्हारा घर ज़्यादा दूर नहीं है या फिर घर ज़्यादा दूर है तो तुम अपने घर वालों को कॉल कर सकती हो, वो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ जाएं। जब तक मैं तुम्हारी सुरक्षा करने में मदद कर सकता हूँ, और वैसे तुम बहुत ज़्यादा भीगी हुई हो तो जल्दी करो। फिर वो लड़की उसको बोलती है वैसे ये कहाँ है। तभी वो लड़का उसको बोलता है ये तुम्हारे पड़ोसी का वैसे बेगाम रोड है। वो ऐसा उसको बोल रहा होता है। और फिर वो लड़की उसकी ओर देखते हुए बोलती है वैसे तुम कौन हो। और फिर वो अपने मन में अजीब सा मुंह बना के सोचने लग जाता है अब मैं इसको जवाब क्या दूं, क्या मैं इसको ये बोलूं मैं तुम्हारा दोस्त पड़ोसी हूँ। तभी वो अपना छाता आगे करके बोलता है वैसे तुम मुझे ली फ्यांग बुला सकती हो। और फिर अगले सीन में वो छाता उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है। बोलता है क्या ये तुम्हें छाता चाहिए,
तो रख सकती हो, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ। पहले तो वो लड़की उसको कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देख रही होती है। तभी वो काफ़ी अदब के साथ उसको बोलती है, मैं नमक गिरोह का एक शिष्य हूँ, मतलब चेला, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो ऐसा बोल रही होती है उस लड़के को। और फिर वो लड़का उसकी ओर देखते हुए बोलता है, मुझे तो ये लगता है ये लड़की सच में बीमार है। वैसे भी कौन जानता है, वो एक आरटीपी के साथ है, ग्रेट सिंड्रोम। वो उसके कॉस्प्ले में फंस गया है। वो लड़का ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में, जिसका नाम होता है ली फिंग। इस लड़के का नाम ली फिंग होता है, ठीक है। फिर वो लड़का लंबी सी सांस लेते हुए उस लड़की को बोलता है, अब बस तुम रहने भी दो। तभी वो लड़का अपने कमरे के अंदर जा रहा होता है और उसको बोलता है, मैं अभी सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम यहाँ से जाना मत। और तभी वो उस लड़की की ओर पीछे मुड़ के देखता है। उस लड़की को वो बोलता है, वैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या तुम अंदर आना चाहोगी? और फिर वो लड़की उसके घर के अंदर आ जाती है। वो लड़का फ़ोन पे बात कर रहा होता है, हेलो हेलो बोल रहा होता है। क्या तुम अंकल जाओ बोल रहे हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं लिटिल जो बोल रहा हूँ। वो ऐसा बोल रहा होता है फ़ोन पे। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की काफ़ी गौर से टीवी की ओर देख रही होती है, जो कि उसके घर में एलसीडी लगी होती है। उसमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, तलाश में हैं हम सारे एक नौकरी की, लेकिन हम कहाँ जाएं? वो लोग ऐसा बोल रहे होते हैं उस टीवी के अंदर। असल में टीवी के अंदर शायद से कुछ आ रहा होता है, कोई प्रोग्राम या फिर कोई शो वगैरह, जो कि ये लड़की सुन रही होती है। फिर अगले सीन में हमारे हीरो को कुछ आवाज़ आती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, उस लड़की ने अपनी तलवार उस टीवी के अंदर घुसेड़ दी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर तभी उसे फ़ोन में से वो बोलता है, हेलो लिटिल शू, मैंने अभी एक जोर की आवाज़ सुनी, वहाँ पर क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? वो फ़ोन पे ऐसा बोल रहा होता है और हमारा हीरो बिल्कुल अजीब शक्ल बना के खड़ा होता है। फिर वो उस लड़की की ओर देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना फेस बना के उसकी ओर देख रही होती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का फ़ोन पे बोलता है, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको परेशान करने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं। उस लड़की ने अपनी तलवार टीवी के अंदर घुसेड़ी हुई होती है और वो लड़का बिल्कुल काँपते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और फिर अगले सीन में वो मुस्कुराते हुए उसको बोलता है थोड़ा डर के साथ, वैसे तुमने बताया नहीं तुम कहाँ से हो? फिर वो लड़की टीवी में से तलवार निकाल रही होती है और वो उस लड़के को बोलती है, वो लोग वैसे कैसे निकले, वो बाहर कैसे आए, और वैसे तुम फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे? वो लड़की ऐसा बोल रही होती है उस लड़के को देखते हुए उसकी तरफ। वो लड़का सोच रहा होता है, इसके कपड़े देख के, इसके हालात देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्कस में काम करती है। और वैसे भी वो किसी के भी टीवी पर लापरवाही से हमला कर देती है, ये मैंने अभी अभी देखा है। और वैसे भी स्ट्रॉ सैंडल, क्या वो मुझे इस सब का भुगतान कर सकती है, मतलब इस सब का जुर्माना दे सकती है जो उसने नुकसान किया है? वो ये सब सोच रहा होता है उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा वो घबराया हुआ होता है क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से की नज़रों से देख रही होती है ना, इसीलिए। फिर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर कर लेता है अपने। फिर वो उसको बोलता है, तुम्हारे बारे में पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये तुम अपनी तलवार नीचे कर लोगी? क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने तुम्हें एक छाता भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले। वो लड़का ऐसा बोल रहा होता है उस लड़की को। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की काफ़ी अजीब तरीके से तलवार की तरफ देख रही होती है। फिर एक ही बार में तलवार निकाल देती है टीवी के अंदर से। फिर वो लड़का उसको पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? फिर अगले सीन में वो लड़की अपनी तलवार वापस रख लेती है और उस लड़के को बोलती है, जियान सेल्ट गैंग का चेला है। फिर वो लड़का उसको बोलता है, आहा जियान, चलो कम से कम नाम तो पता चला। और वैसे यह तुम्हारा सेल्ट गैंग क्या बड़ा है, और अगर ये है तो ये कौन सी जगह पे है? वो लड़का उसको ऐसा बोल रहा होता है। फिर वो उसको बोलती है, क्या तुमने वैसे अभी तक सेल्ट गैंग के गिरोह के बारे में नहीं सुना है? वो लड़की उसको ऐसा बोल रही होती है। अगले सीन में वो लड़का उसकी ओर देखने लग जाता है, उसको बोलता है, नहीं मैंने इसके बारे में नहीं सुना, वैसे क्या तुम चाहती हो? फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है और उसको बोलता है, वैसे तुम एक बहुत अच्छा आदमी हो, अगर तुम मुझसे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहती हो तो फिर तुम मुझसे पूछ सकती हो। वो उसको ऐसा बोल रहा होता है। फिर उसकी ये बात सुन के वो लड़की एक पोज में खड़ी हो जाती है। वो उसको बोलती है, मैं अपने घर पे वापस लौट जाऊंगी और फिर से सेल्ट गैंग में हो जाऊंगी। ये बात बोलने के बाद वो लड़की अजीब फेस बना लेती है, थोड़ा सा सैड सा। फिर वो लड़का उसको बोलता है, वैसे ये बेगाम उसका पास का ही पड़ोसी रोड है, और वैसे ये जियांग सिटी का योंगकोंग जिला है, और वैसे तुम क्या जियांग सिटी के बारे में जानती हो? वो लड़का उसको ऐसा बोल रहा होता है। वो लड़की उसको कोई जवाब नहीं दे रही होती, मुंह लटका के खड़ी होती है। अगले सीन में वो लड़का अपना सिर खुजाने लग जाता है और उसको बोलता है,
फिर वो लड़का उसको बोलता है वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम पुराने जमाने की बंदी हो, लेकिन मैं तुमसे पूछ सकता हूँ सम्राट कौन है। वो लड़का ऐसा पूछ रहा होता है उसको बिल्कुल सिर खुजियाते हुए। फिर वो लड़की उसको बोलती है ओ मैजेस्टी मतलब महामीन। फिर वो लड़का उसको बोलता है हाँ उसकी मैजेस्टी कौन है। तभी वो बोलती है उसकी मैजेस्टी उसकी मैजेस्टी उसकी मैजेस्टी है। वो उसकी बात सुनने के बाद अजीब सा मुंह बना लेता है और उसको बोलता है वैसे तुम मुझे ये बताओ, एक सवाल का जवाब दो, तुम कौन से साल से हो। फिर अगले सीन में उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी उस लड़के ने कहा होता है उस लड़की की समझ में नहीं आया होता है। फिर वो उसको बोलती है वैसे ये क्या कैन का 16वां साल नहीं है। वो लड़की उसको ऐसा बोल रही होती है। फिर वो लड़का अपने मन में अजीब सी शक्ल बना के बोल रहा होता है ये लड़की, मेरे कहने का मतलब ये सुपर लड़की क्या मेरे साथ मजाक कर रही है। तभी वो अपना फोन निकालता है और उसको बोलता है बस बहुत हुआ, प्लीज तुम मुझे 1 सेकंड दो। वो लड़का उसको ऐसे बोल रहा होता है क्योंकि उसका बहुत पारा चढ़ चुका होता है। फिर वो अपना फोन निकाल के उसमें नंबर ढूंढने लग जाता है। वो लड़का अपने सिर पकड़ के बोलता है टांग जुआन जोंग, क्या वो ठीक है, क्योंकि ये नाम उसका डैड के बाद लिया गया था। वो लड़का ऐसा कुछ बोल रहा होता है। उस लड़की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो लड़की उसे अजीब नजरों से देख रही होती है खड़ी होके। फिर अगले सीन में वो लड़का उस लड़की से कुछ लोगों के नाम पूछता है और फिर उसको पूछता है क्या तुम उन लोगों के बारे में जानती हो। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ये आखिर कर क्या रहा है। वो चुपचाप वहाँ पर अपनी तलवार के साथ खड़ी होती है, अजीब सा मुंह बना के उसकी ओर देख रही होती है। अगले सीन में वो लड़की उसके पास आ जाती है और उसको काफी खुश होकर बोलती है वैसे तुम क्या उसको जानते हो और वो अभी कहाँ है। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का अजीब से मुंह बना के बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, शायद से वो रस्म में है। वो ये बात कर ही रहा होता तभी उसे आवाज आती है तुम्हारा फूड आ गया। ये बात वो लड़की भी सुन लेती है और उधर देखने लग जाती है। तभी वो लड़की अपनी तलवार निकाल लेती है। फिर वो बोलती है ये कौन है वैसे, ये आवाज किसकी है। वो लड़का पीछे बेचारा घबरा रहा होता है। वो बोलता है उसको रुक जाओ तुम रुक जाओ, लेकिन वो तलवार निकाल के काफी ज्यादा गुस्से में खड़ी होती है। वो लड़का फिर दरवाजे के पास पहले ही चला जाता है और उसको झटपटाते हुए बोलता है मैंने उनसे फूड खरीदा है, मतलब मैंने उनसे खाना खरीदा है। वो कोई बुरे आदमी नहीं है, चलो अभी शांत हो जाओ और थोड़ी पीछे हो जाओ ताकि वो तुम्हें ना देख पाए। वो लड़का ऐसा बोल रहा होता है उस लड़की को। फिर वो लड़की अपनी तलवार अंदर रख के बोलती है क्या ये नौकर है। वो बोलता है नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर खाना देने के लिए आते हैं। फिर वो आदमी बोलता है हेलो ये रहा आपका टिफिन मतलब खाना, और वो उसको दे देता है। वो लड़की काफी अजीब नजरों से देख रही होती है और बोलती है टेक आउट। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता अभी भी आखिर ये है क्या। फिर वो लड़का अपना खाने का सामान उसकी ओर करके बोलता है क्या तुम्हें भूख लग रही है, मेरे साथ खाना खाना चाहोगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों अजीब तरीके से खड़े होते हैं। वो लड़की उसको बोलती है नहीं और वैसे तुम्हारा शुक्रिया पूछने के लिए, और फिर वो लड़का वहां से चला जाता है। बल्कि वो लड़की उसको अभी भी देख रही होती है वहां पर खड़ी होकर। फिर तभी वो लड़का पीछे मुड़ के देखता है। वो लड़की उसको बोलती है वैसे तुमने सारे लोगों ने बाल क्यों काट के रखे हैं अपने, क्या ये इसलिए तुम बाहर हो। तभी वो लड़का बोलता है नहीं मेरा मतलब रुको। फिर अगले सीन में वो लड़की उसको बोलती है अजीब सा मुंह बना के जब मैं 1 घंटा पहले यहाँ पर पहुंची मैंने एक साइड में देखा 1 घंटा पहले। वो लड़का अजीब सा मुंह बना के बोलता है इसने क्या कहा 1 घंटा पहले। वो लड़का ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में लोगों को पीट रही होती है और कहती है बारिश बहुत तेज की हो रही थी और वो तलवार खींचने में ज्यादा झिझकती नहीं है। वो अपने बारे में ऐसा उस लड़के को बोल रही होती है। वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है चलो इत्तेफाक से कुछ गलत तो नहीं हुआ, सब सही रहा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फिर अगले सीन में वो लड़का बर्गर खाते हुए बोलता है उसको वैसे तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं, मैंने सही कहा ना। वो लड़की उसको फिर बोलती है हाँ मुझे किसी ने नहीं देखा क्योंकि अंधेरा होने की वजह से मैं इधर उधर भटक रही थी बस। वो लड़की उसको ऐसा बोल रही होती है। फिर वो लड़का बर्गर खाते हुए उसको बोलता है चलो कोई बात नहीं। तभी वो लड़की उसको देख रही होती है। वो उसको बोलती है अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर वो लड़का अपने सिर पे हाथ रख लेता है मतलब अपने माथे। वो उसको बोलता है मैं इसको कैसे तुम्हें बोलूं, तुम इसको ऐसा समझ सकती हो जैसे कि लोगों कस्टम बिना किसी वजह के। वो लड़का ऐसा कुछ उस लड़की को बोल रहा होता है। फिर वो उसको बोलता है क्या तुम कुछ चाहती हो, वैसे भी तुमने कभी इसको नहीं खाया होगा। वो ऐसा कुछ उस लड़की को बोल रहा होता है और वो लड़की उस रोल की तरफ देख रही होती है। फिर वो उसकी तरफ बिल्कुल ऐसे देख रही होती है जैसे कि उसने कभी ऐसा देखा ही ना हो, काफी अजीब चेहरे से। फिर वो लड़का उस बर्गर को हाथ में थाम के बोलता है क्या तुम नहीं हो, और वो लड़की उसके सोफे के पास बैठ के अजीब सा मुंह बना रही होती है, बिल्कुल बहुत बुरा इधर उधर कर रही होती है मुंह। बोलता है ये प्यास बुझाने के लिए है, एक कैन जो कि काफी ज्यादा मीठा होता है, एक मैंने ये ले लिया है और एक तुम्हारे लिए है, तुम लेना चाहो तो ले सकती हो, ये तुमने कभी नहीं पिया होगा। वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है उसको।
अगले सीन में वो काफी गुस्से में लड़की उसके पीछे खड़ी होती है। वो उसको बोलती है तुम मुझे नीचे से देख रहे हो है ना, तुम शुरू से ही ऐसे मुझे देख रहे हो, सही कहा ना मैंने, और वैसे ही तुमने चीज मुझे खाने के लिए क्या दी है। वो उसको ऐसा बोल रही होती है और काफी ज्यादा गुस्से में। फिर वो लड़का एक चीज को उस कैन के बराबर में रख के बोलता है उस लड़की को, मैं तुम्हें नीचे नहीं देख रहा हूँ, वैसे तुम जो चीज खा रही हो उसको हैमबर्गर बोलते हैं। फिर अगले सीन में जो कि उसने बोतल रखी थी, उस बोतल रखने की वजह से वो कैन गिर जाता है, वो सारा जूस होता है जो उसके लिए रखा होता है वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसको देख रही होती है, वो लड़का बिल्कुल चुपचान होता है। फिर वो हंसते हुए उसको बोलता है, ये कोई जहरीली चीज नहीं है, इसका सिर्फ कलर काला है और कुछ नहीं। वो उसको ऐसा बोल रहा होता है बिल्कुल घबराते हुए। फिर वो लड़की अपनी तलवार निकाल लेती है, काफी गुस्से में उसकी ओर मारती है। वो बोलती है फकिंग, मतलब ये नालत है और ये सच में बहुत ज्यादा बुरा है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो लड़की अपने हाथ में तलवार लिए खड़ी होती है और काफी गुस्से की नजरों से देख रही होती है। वो लड़का डरते हुए अपना कैन उठाता है जूस का और पीने लग जाता है। जब वो जूस पी रहा होता है वो लड़की उसके पीछे खड़े होकर अजीब नजरों से उसको घूर रही होती है। तभी वो लड़का उसकी ओर देखता है और फिर उसको बोलता है, अगर ये जमीन पे गिर जाए तो तुम उसको चाटने मत लग जाना है ऐसे करके। फिर वो लड़की उसकी ये बात सुन के अजीब सा बनाने लगती है, बहुत बुरा मतलब ना करने लगती है। और वो लड़का अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल चैन की सांस लेता है। अगले सीन में वो लड़का सोफे पे बैठ जाता है और उसको हंसते हुए बोलता है, ये जो अपनी तलवार है तुम सेकंड पे निकालती हो मेरे लिए, क्या तुम इसको निकालना बंद कर सकती हो? अगर मैं कोई बुरा लड़का होता तो मैंने तुम्हें कब का अपने घर के बाहर कर दिया होता, मैंने सही कहा ना। वो लड़का ऐसा बोल रहा होता है उस लड़की को। अगले सीन में वो अपनी कैट की तरफ उंगली करता है। वो बोलता है ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हें इस ठंडे तरबूज से डर लगता हो। वो अपनी कैट को ठंडा तरबूज बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की अपनी तलवार वापस रख लेती है और वो लड़का उसको देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस जबरदस्त लड़की से निपटने के लिए तो मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। और बल्कि वो लड़की उसको देख रही होती है वहां पर खड़े होकर। फिर वो अगले सीन में टीवी की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है अपने मन में, पहला ऑप्शन तो ये है मेरे पास, मैं उसको बहाने से अपने घर के बाहर कर दूं, फिर उसको खाना मिले या ना मरे, उसकी डेथ हो या कुछ भी हो, ये मेरा काम हो जाएगा ऐसे। अगर मैं ऐसा करता हूँ या तो फिर उसे कोई गिरफ्तार कर लेगा या तो फिर उसको कोई गोली मार देगा 3 दिन बाद। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में टीवी की ओर देखते हुए। फिर वो दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कैसा रहेगा मैं पुलिस को कॉल करूं और मैं इसको पुलिस को ही संभालने दूं। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो तांग स्वांग जिंग की जो बात है वो सारी सोसाइटी में आ जाएगी। फिर वो अपने मनी में गुस्सा करके बोलता है, इतनी अजीब छवि की जरूरत क्या है, मैं कोई गुमराह आदमी नहीं हूँ और वैसे ही वो लड़की 1200 साल पुरानी है, उससे बहुत कुछ पता किया जा सकता है। लेकिन पुलिस ये सब क्यों सोचेगी? वो तो ये सोचेगी बस पूरे तरीके से कि मैं उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 2 आदमी वहाँ पर आगे होते हैं। वो लड़की उनको अजीब तरीके से देख रही होती है। उसमें से एक आदमी बोलता है, छोटी लड़की क्या तुम इसको जानती हो? वैसे तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। वो उसको ऐसा बोलते हैं। तभी वो लड़की उन दोनों को मार देती है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा खूनी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया हुआ होता है। फिर वो एक उंगली हटा के उस लड़की की ओर देख रहा होता है। बोलता है तीसरे ऑप्शन के बारे में तो मुझे देखना होगा क्योंकि वो एक सुपर लड़की है। फिर अगले सीन में वो लड़की दिखाई जाती है जो कि अजीब सा मुंह बनाकर उस जूस के कैन को अपनी तलवार से मार रही होती है। बल्कि वो लड़का सोच रहा होता है ये पुराने जमाने की लड़की जो कि मेरे अभी सामने खड़ी हुई है, उसके हाथ में तलवार है और मैं उसको यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और भले ही से ये हर बार में तलवार निकालती रहती है अपनी बाहर मेरे लिए। वो लड़का ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है और उसकी तरफ देख के अपनी दोनों आंखें ढक लेता है। और फिर वो लड़की अगले सीन में जूस के कैन को चाट रही होती है, मतलब उस पर उंगली रख के। और वो सोच रहा होता है ये एक पुराने जमाने की बंदी है और ये किंग कॉन्ग को जान सकती है। वैसे एक बात तो मुझे सोचनी चाहिए, इस 1200 साल पुरानी बंदी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या पता वो गिरफ्तार हो जाए और अगर उसकी किस्मत हुई तो वो बच भी सकती है। और फिर वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और वो बोलता है अगर कोई उसे अंदर भी ले जाता है तो मुझे शायद से इस बात का पछतावा होगा। और वैसे भी मैंने अभी तक जो इस कहानी का अनुमान लगाया है उस हिसाब से तो मैं इस मौके को नहीं जाने दे सकता। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में और काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा होता है, मतलब खुश हो रहा होता है। अगले सीन में वो अजीब सा मुंह बना के उसको एक खाने की चीज दे रहा होता है। वो उसको बोलता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? और वो उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है। फिर अगले सीन में वो अजीब तरीके से उस खाने की चीज को देख रही होती है जो कि उसको खाने के लिए वो बोल रहा होता है। वो खाने के लिए सोच तो रही होती है लेकिन वो खाती नहीं है। उसके मुंह से बिल्कुल लाट टपक रहा होता है उस चीज को देखकर बिल्कुल। फिर वो एक साइड में वो मुंह घुमा लेती है और उसको बोलती है ये चीज क्या है? वो उसको बोलता है फिर ये खाना है और क्या मुझे तुम्हें साबित करना होगा इस खाने में जहर नहीं मिला हुआ है, इसको पहले खाकर। तभी वो लड़की उसको काफी ज्यादा क्यूट फेस बना के बोलती है हाँ
फिर अगले सीन में वो चीज़ खाने लग जाता है वो लड़का, और वो सोच रहा होता है अगर मैंने इसको ये दिया, इसने पहले में खाया और दूसरे में निकाला, तीसरे में इसका एंड हो गया तो फिर क्या होगा। फिर वो उसको बोलता है खाते हुए, चलो कोई बात नहीं है। उसकी ये बात सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर वो उसको बोलता है मेरे कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना, तुम्हारा शरीर इसको संभाल नहीं पाएगा, तो मैं तुम्हारे लिए अलग से 1 मिनट में चावल का कटोरा बना दूंगा। और अगले सीन में वो ये बात बोलते बोलते सब खा जाता है खाना। वो लड़की उसको गुस्से में घूर रही होती है। फिर वो लड़का अगले सीन में सोफे पे हाथ मारते हुए उसको बोलता है क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? वैसे तो तुम वहाँ पर ये तलवार लेके खड़ी हो ना, तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तुम तलवार साइड में रख के यहाँ पर आके बैठो पहले। फिर वो लड़की पहले से उस सोफे को चेक करती है हाथ रख के, फिर वो उसको बैठने लग जाती है। वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है ये कितना अजीब सीन है, मैं इसको अपने फ़ोन में खींच के रखना चाहता हूँ। वैसे मतलब इसके कहने का मतलब फ़ोटो खींच के रखना चाहता हूँ इस अजीब सीन का। अगले सीन में वो लड़की उस सोफे पे बैठ जाती है और बल्कि वो लड़का उसकी ओर देख के स्माइल कर रहा होता है। वो लड़की उसकी ओर देख के अपने मन में सोच रही होती है हालांकि मैं हर चीज़ के बारे में जानती हूँ, लेकिन ये सामने वाला आदमी है ये मुझे शुरू में छाता देने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की ऐसा सोच रही होती है अपने मन में। और वैसे भी और बल्कि ये कमरा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, और ये बंदा जो चीज़ खा रहा था उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए इससे। वो ये सब सोच रही होती है उसके बारे में अपने मन में। फिर अगले सीन में वो उसको बोलती है वैसे ये कौन सी जगह है? वो लड़की ऐसा बोल रही होती है उस लड़के को। फिर वो उसको बोलता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वैसे ये जैंग चैंग सिटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें इसको कैसे समझाऊं। क्या तुम बैट को जानती हो? वो लड़का ऐसा कुछ उसको बोल रहा होता है। तभी वो लड़की उसको बोलती है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? फिर अगले सीन में वो लड़का उसको डरते हुए बोलता है अब जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उससे पहले तुम ये अपनी तलवार दूर रख दो, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो। वो लड़का उसको ऐसा बोलता होता है बिल्कुल घबराते हुए। उस लड़के की ये बात सुन के वो लड़की अपनी तलवार टेबल पर रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो टेबल पर तलवार रखने से पहले उसको बोलती है वैसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जगह कहाँ है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। फिर वो लड़का ये उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो अपना मुंह घुमाई होती है। तभी वो लड़का उसको बोलता है हो सकता है तुम वापस ना जा सको क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो उसको ऐसा बोलता है बिल्कुल सैड फेस बनाकर। वो लड़की उसको देख रही होती है। तभी वो उसको अचानक से बोलती है वैसे कितनी दूर? तभी वो लड़का आराम से सोफे पर बैठ के बोलता है अच्छा 1000 और 200 साल इतना दूर हैं हम। फिर वो लड़की उसको बोलती है वैसे इसका क्या मतलब है? तभी वो लड़का अपनी उंगली को ज़मीन की ओर करता है और उसको बोलता है वैसे यहाँ पर तुम जिस पीरियड से हो वो यहाँ से 1200 साल पहले का है। और फिर वो उसको 3-4 नाम भी बोलता है यहाँ पर। वैसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम उन लोगों को जानती हो या फिर नहीं जानती हो, वो तुम्हारे सम्राट, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे आसपास के लोग, वो सारे के सारे जिसको तुम जानती हो। और वैसे भी उन लोगों को मरे हुए 1000 साल से भी ज़्यादा हो गए। वो उसको ऐसा बोल रहा होता लड़का। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है उसकी ये बात सुन के। और फिर वो वहाँ से उठ के उसको गुस्से में बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो उसको बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ ये तुम समझ ही जाओगी यहाँ पर। और वैसे भी अभी तक तुमने सब यहाँ पर देख ही लिया है और ये परिचित नहीं है, और तुम इसको ऐसा समझो ये तुम्हारे लिए एक नई दुनिया है। फिर वो उसको बोलता है राजधानी में सफ़ेद बादल और ऊंची ऊंची इमारतें और काफ़ी खूबसूरत कबीरता और भी कई सारी वो बातें उसको बोलता है ये सब तुम जानती हो ना। फिर वो उसको बोलती है शायद से वो कविता उसने नहीं लिखी। तभी वो बोलता है अच्छा मेरी गलती हो गई, मतलब मुझसे गलती हो गई। और ये ऐसा हो सकता है शायद से तुम उसे जानती ना हो, ये उसने तब लिखा हो। और वैसे भी इसके बाद तुम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकती हो। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं, दुनिया खतरनाक और सुरक्षित भी है। इसके पास खुद का एक कानून का सेट है। तुम्हें यहाँ पर सही से रहने के लिए सब कुछ समझना होगा। और ये काफ़ी कुछ उस लड़की को बताता है इस दुनिया के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में। फिर भी उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की उसको बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है वैसे तुम चालाक हो, ये अगर तुम्हारा फैसला है तो मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर वैसे, लेकिन तुमने बाहर नहीं देखा ये दुनिया कैसी है। जिस दुनिया से तुम आई हो वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा सैड फेस बना के उसको बोलता है वो हर कोई जिसको तुम जानती हो वो अभी बस एक इतिहास बन के रह गया है। वो लड़का उसको ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं वैसे उसकी जगह पे होता तो ऐसा नहीं होता। वो वैसे गुस्सा नहीं कर रही है, वो गुस्से में नहीं है, वो सिर्फ डरी हुई है। वो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है उसके लिए। फिर वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है उसको मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है काफ़ी गुस्से में। तभी वो लड़का बेचारा उसको रोक रहा होता है रुको, लेकिन वो अपनी तलवार उसकी ओर कर लेती है।
जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस दुनिया में इसके खुद के कानून हैं। तुम अगर उनके हिसाब से रहोगी तभी तुम सेफ रह सकती हो। जैसे कि इस शहर के अंदर तुम ऐसे ही खुलेआम हथियार लेके नहीं घूम सकते, क्योंकि इस तरीके से बाहर जाना बहुत खतरनाक है। वो लड़का उस लड़की को ऐसा बोल रहा होता है, तभी वो लड़की जो उसकी ओर तलवार करी होती है वो उसको बोलती है, तुम वैसे मेरी मदद करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। उस लड़की की ये बात सुनकर वो लड़का अपनी बिल्ली के पास जाके बैठ जाता है और उसको बोलता है, जब सर्दी थी तब ये तरबूज बाहर था, तब मैंने इसे अंदर ले लिया। वो अपनी कैट को तरबूज बोलता है। जैसा कि आपको समझ में नहीं आया अभी, ऐसी उस लड़की को समझ में नहीं आया। वो भी बोलती है सर्दी तरबूज, तभी वो बोलता है ये मोटी बिल्ली। फिर अगले सीन में वो लड़की अपनी तलवार बाहर निकालने लग जाती है काफ़ी गुस्से में और उसको बोलती है, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो। वो बोलता है मैं नहीं देख रहा हूँ। और वो बिल्ला और वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं दोनों, और वो लड़की काफ़ी गुस्से में उसके सामने खड़ी होती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 3 एंड होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जिंग अपने मन में सोच रही होती है, ये मुझसे झूठ कह रहा है या सच, या फिर दोनों चीज़ें साथ में, ये तो पता नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है ये आदमी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इसको मैंने पहली नज़र में देखा था तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा था। एक घर लौट रहा आम आदमी। जब वो मुझसे मिला था, बाहर अंधेरा होने वाला था, तब उसने मुझे अपना छाता उधार दे दिया था। जिंग ये सब सोच रही होती है उसके बारे में अपने मन में। फिर जिंग उसकी ओर देख के बोलती है, वैसे तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और ये बात सुनने के बाद उसको थोड़ा झटका लगता है और उसको बोलता है वो, अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है जो कि ये घटना हुई है। इसके बारे में तुम्हें पता लगाने के लिए सब समझना होगा, और मुझे तुम्हारे वक्त के बारे में जानने का मौका मिलेगा और तुम्हें मेरे वक्त के बारे में। और वैसे भी कई सालों के बाद एक आदमी से मिलना ये काफ़ी अजीब बात तो है। ये बात बोलकर वो हवा में उड़ने लग जाता है। फिर जिन उसको बोलती है, हम उन बंदों को तो मार सकते हैं ना जिनको हम नहीं जानते हों। जीन की ये बात सुनने के बाद सूकिंग बहुत बुरा मुंह बना लेता है और उसकी ओर देख रहा होता है। फिर उसको चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ यहाँ पर किसी भी लोगों को नहीं मार सकती, क्योंकि यहाँ पर सब शांत वाले लोग हैं, बिल्कुल शांति प्रेमी। वो उनको ऐसा बोल रहा होता है, मतलब जिंग को ऐसा बोल रहा होता है सूकिंग। और फिर वो जिंग को बोलता है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कैसे आई हो। वैसे तुम अगर इस बात का पता लगा लेती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, अब तुम्हारे हाथ में है। और हाँ, इस सब के बीच में तुम अपना एक एक कदम इस दुनिया में संभाल के रखोगी, और सबसे पहला नियम ये है कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। ये सारी बातें सूकिंग जिन को बोल रहा होता है और जिन उसकी ये बातें सुन रही होती है चुपचाप खड़े हुए। फिर सूकिंग जिन को बोलता है, तुम यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ का बिगाड़ नहीं करोगी। तुम सोचो कि तुम जैसा बिगाड़ कर दो तो तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करोगी। और जिंग ये सब सुन रही होती है। उसको उसकी बातें ये सुनकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल गई है, क्योंकि बहुत बड़ा वो भाषण दे रहा होता है ना उसको, इसलिए। फिर वो बोलता है, जो कि मैंने तुम्हें कहा अभी, अगर तुम वो सब करोगी तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। और वैसे मेरी राय मानो तो बेहतर होगा तुम बाहर के किसी भी बंदे को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस टाइम हर जगह हैं। और ये सब बातें जिनको बोलने के बाद सूकिंग वहाँ से जाने लगता है और जिंग वहीं पर खड़े होकर सोचने लग जाती है, मेरे पास इस जगह कपड़े नहीं हैं और पहनने के लिए, और जो यहाँ पर कपड़े पहनते हैं तो मेरे कपड़े उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। और वैसे भी मैं इस जगह से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर मैं इस जगह को छोड़ दूं मुझे पता ही नहीं है कि सच में जाना कहाँ है। वो ये सब सोच रही होती है अपने मन में। फिर अगले सीन में सूकिंग जिंग को बोलता, अगर तुमने ये सब सोच लिया है तो तुम अपनी तलवार नीचे रख सकती हो और मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगा। और हाँ, ये जो स्मार्टफोन है ना, ये एक दूसरे को कॉल करने के लिए है, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर पहले की बात वो उसे बताता है, बोलता अगर मैं सच कहूँ मैंने तुम्हें अंदर ले जाने के लिए पहले एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया था दोनों के लिए, और वैसे भी मुझे तुम्हें बाकी के लोगों से बचाना होगा ताकि वो तुम्हें अपने साथ ना ले जाएं इसके लिए। और तुमने अपनी तलवार के बारे में गलत समझते हुए मुझे नीचे गिरा दिया, क्या तुम अभी सब समझ गई। वो उसको ऐसा बोल रहा होता है। असल में ये सब बातें उसको पिछले एपिसोड की बता रहा होता है, जो कि पिछले एपिसोड में हुआ था। एक तरीके से आप इसको फ्लैशबैक समझ सकते हो। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग काफी गुस्से में अपनी तलवार की ओर देख रही होती है। फिर वो एक ही बार में अपनी तलवार तोड़ देती है और अजीब सा मुंह बना लेती है। ये सब हमारा सूकिंग देख रहा होता है खड़ा होकर। उसको काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने एक ही बार में अपनी तलवार को तोड़ दिया। फिर अगले सीन में वो जिंग को बोलता है, वैसे तुम क्या खाती हो आम तौर पे, शायद से तुम यहाँ का खाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती होगी, 1 मिनट मुझे देखने दो। और फिर वो काफ़ी चीज़ों के बारे में देख रहा होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा, ऑमलेट और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन फिर वो अगले सीन में उसको अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, तुम इस सारी चीज़ों के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चावल और बंस मंगाता हूँ।
और हाँ, अभी जाओ तुम पहले नहाओ और फिर खाना। और वैसे क्या तुम जानती हो बाथरूम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसमें नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह कैसे सुखाते हैं? वो उसको ये बोल रहा होता है बाथरूम के यूज़ के बारे में। फिर अगले सीन में उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता जेन की। जेन उसको अजीब नज़रों से देख रही होती है और वो बोलती है उसको नहाना, मगर कहाँ पे? और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो उसको अपने बाथरूम के अंदर लेके आता है। वो मुस्कुरा रहा होता है और वो पीछे खड़े होकर अजीब से रिएक्ट कर रही होती है, जैसे कि उसने क्या देख लिया हो। और अगले सीन में जीन काफी ज्यादा घबराई हुई पीछे खड़ी होती है और तभी वो जीन को बोलता है, ये दुनिया ऐसी काफी सारी अमेजिंग चीजों से भरी हुई है, लेकिन तुम्हें इनकी कोई फिक्र नहीं करना है। तुम्हें ऐसा जरूर लगेगा कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पर खड़े होकर जिंग उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है और तभी वो जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, कम से कम मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम पूरे तरीके से बेफिक्र हो सकती हो। और फिर अगले सीन में सुकिंग एक नल को पकड़ा होता है। वो बोलता है, इसको गर्म पानी करना है तो बाएं की ओर मोड़ो और ठंडे पानी के लिए दाएं की ओर। अगर तुम्हें इसको बंद करना है तो नीचे की ओर दबाओ। और ये सब हमारी जिंग चुपचाप खड़े होकर देख रही होती है और काफी ज्यादा हैरान तरीके से, क्योंकि ये सब उसने पहली बार देखा होता है ना, इसीलिए। कहाँ बंदी 1200 साल पुरानी है तो यार ऐसा तो होगा ना। और फिर जिंग उसको अजीब तरीके से ट्राई करने लग जाती है, जैसे कोई बच्चा खेल रहा होता है ना, वैसे बिल्कुल क्यूटपन से कर रही होती है। और हमारा सुकिंग ये सब देख के अपना फोन का कैमरा साइड से चालू करके बोल रहा होता है, चलो अब इसको आजमाते हैं, मतलब इसको ट्राई करके देखते हैं। वो पीछे खड़ा होता है जिंग के और फिर वो जिंग को बाल धोने के बारे में बताता है। वो जिंग को बोलता है, और ये बाल धोने के लिए है, इसको तुम दबाओगी इसके अंदर से बुलबुले निकलेंगे और जाहिर सी बात है उन बुलबुलों को तुम्हें सारों को धो देना है। वो ऐसा उसको समझा रहा होता है और फिर वो उसको टॉयलेट के पास लेके आता है और फिर वो बोलता है, ये एक टॉयलेट है, इसको फ्लश करने के लिए तुम्हें ये बड़ा वाला बटन दबाना होता है। वो उसको यहाँ पर सारी बातें समझा रहा होता है बाथरूम के बारे में। और अगले सीन में उसको वो सारी बातें बताने के बाद आराम से आके अपने सोफे के ऊपर बैठ जाता है। और फिर तभी उसको कुछ याद आता है। वो वहाँ से उठता है और अपने रूम की ओर चला जाता है और वहाँ पर उसके लिए कपड़े देखने लगता है। तभी एक टी शर्ट उसके हाथ में आती है। बोलता है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी उसके लिए। और तभी वो उसके बाथरूम में घुस जाता है बिना नॉक किए हुए। वो नल के पास खड़ी हुई होती है और उसको अचानक से देख के हैरान हो जाती है और वो मुस्कुरा रहा होता है उसको देख के और टी शर्ट उसके हाथ में होती है। और जीन उसको काफी ज्यादा गुस्से की नजरों से देख रही होती है और वो अपने मन में डरते हुए सोचता है, मैं तो भूल ही गया कि वो दरवाजा बंद करना नहीं जानती है। और फिर अगले सीन में वो उसे टी शर्ट दिखा रहा होता है रेड कलर की और उसको बोलता है, मेरे पास औरतों के लिए कपड़े नहीं हैं, वो मैं कल लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। अजीब सा मुंह बना के बोलता है, यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे करके दरवाजा बंद करते हैं। और तरीके से उसको देख रही होती है और फिर वो उसे बाथरूम का दरवाजा बंद करके दिखाता है। और अगले सीन में वो बाथरूम के बाहर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा के अपने मन में सोच रहा होता है, किस्मत से मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं उसके पॉइंट के करीब नहीं था, वरना मुझे पूरा यकीन है मैं मौके पे खून बहाने लग जाता। वो ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में काफ़ी ज़्यादा घबरा के। और फिर वो सोफे पे लेट जाता है और चैन की सांस लेता है और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है इतना सारा उसको बताने के लिए। और फिर अगले सीन में वो दिखाई जाती है जिन, जो कि बाथरूम में नहा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। अगले सीन में वो कुछ बबल को देख रही होती है काफ़ी हैरान तरीके से। फिर वो उसको टेस्ट करने की सोचती है। जैसे ही वो उसको टेस्ट करती है तो उसका पूरा मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, बिल्कुल काफ़ी अजीब सा मुंह बना लेती है बहुत बुरा उसको टेस्ट करने के बाद। और ये काम कितने लोगों ने अपने बचपन में किया, एक बार मुझे कमेंट में बता देना। और फिर अगले सीन में हमें सुकिंग दिखाया जाता है जो कि सोफे पे बैठा होता है। वो सोच रहा होता है, एक पुराने ज़माने की लड़की या फिर एक योद्धा बोलूं, लेकिन मुझे ये सब पे यकीन नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल एक सपने के जैसा है। वो ये सब सोच रहा होता है वहाँ पर बैठ के सोफे पे। और फिर उसकी नज़र जिन की तलवार पे पड़ती है। वो वहाँ पर आके बैठ जाता है और तलवार को देखने लग जाता है कि ये है कैसी। तभी वो उसको खोल के देखता है, बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग कर रही होती है। तो शायद से वो स्टार्टिंग में जिन ने कुछ और ही चीज़ तोड़ी थी। और सुकिंग उस तलवार को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये सिर्फ इकलौती ऐसी है जो कि बिल्कुल रियल है, और अगर किसी एक्सपर्ट को मौका मिले इसके बारे में, इसको सिर्फ एक पुराना ही बंदा जान सकता है ये एंटिक नोट है या फिर नहीं। वो ऐसे कुछ सोच रहा होता है उस तलवार के बारे में अपने मन में। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जीन नहा के बाथरूम से बाहर आ गई होती है और वो उसको इस तरीके से टेबल पे बैठ के देख रही होती है कि वो एक नोट बना रहा होता है, मतलब एक चिट्ठी बोल सकते हो बना रहा होता है। वो उसके पास आके बोलती है उसको, तुम वैसे इसमें क्या लिख रहे हो? जीन उसको ये बोलती और काफ़ी अजीब तरीके से उसको देखने लग जाती है। और फिर वो नोट काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए जीन की तरफ करता है, मतलब वो चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा होता है कॉन्टैक्ट के बारे में, और मेरे पास एड्रेस नहीं है और मेरी वाइफ, ऐसा कुछ उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है। और वो जीन को बोलता है तुम इसे पढ़ सकती हो, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और फिर जीन उस नोट को ले लेती है, मतलब वो चिट्ठी को। पहले तो जीन को कुछ समझ में नहीं आता, उसमें काफ़ी हैरान तरीके से देख रही होती है। और फिर वो बोलती है इसमें ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, पक्का कुछ अजीब है।
और असल में उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है टॉवल, कंघी, चप्पले, शैम्पू, क्रीम, अंडरग्राम्स, चप्पले, कपड़े, लंच, डिनर और भी कई सारी चीजें जो कि डेली लाइफ में यूज होती हैं। ये सब उसके अंदर लिखा हुआ होता है उस चिट्ठी के अंदर, क्योंकि कल इसको ये लेने जाना है ना। और फिर सुक्योंग उससे चिट्ठी ले लेता है, मतलब नोट ले लेता है और बोलता है खैर मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर जिंग उसको थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है ये कपड़े भी ना काफी ज्यादा अजीब होते हैं। और फिर सुक्योंग जिन को बोलता है थोड़ा सा शर्माते हुए ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। लोगों को उनको अच्छा दिखने के लिए इस तरीके का यहाँ पर रिवाज है उनकी तारीफी करने का। और तुम ये इसको इस तरीके से मत लेना कि तो किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जा रही है या फिर और कुछ। वो उसको ऐसा बोल रहा होता है जीन को। फिर जीन उसकी ओर देख रही होती है और उसको बोलती है तुम ज्यादा चुलबुली ना करो तभी तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और सुक्योंग उसको घबराते हुए बोलता है तुमने सही कहा। फिर सुक्योंग की नजर जीन की चप्पलों की ओर जाती है जो कि पुरानी होती हैं। सुक्योंग जीन को बोलता है वहाँ पर चप्पलें रखी हुई हैं, तुम वो पहन सकती हो और ये पुरानी चप्पलें रख दो। इन दोनों जोड़ी को दूर रख दो तुम, कल मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चप्पलें खरीदूंगा। सुक्योंग ऐसा बोल रहा होता है जीन को। फिर जीन चप्पलों की ओर जाने लगती है और बल्कि सुक्योंग सोफे पर बैठ के शर्माते हुए सोच रहा होता है सच में ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और जीन वहाँ पर पहुंची गई होती है और चप्पलों की ओर देख ही रही होती है। तभी अचानक से दरवाजे पे कोई बोलता है टिफिन आ गया है। तभी जीन काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अचानक से उसको आवाज आती है ना, इसी वजह से। फिर सुक्योंग वहाँ पर आता है दरवाजे के पास और हंसते हुए जीन को बोलता है ये तो बस एक टिफिन वाला है, मतलब फूड डिलीवरी है और कुछ नहीं है। और बल्कि सुक्योंग अपने मन में शर्माते हुए सोच रहा होता है ये लड़की सतर्क और जागरूक है और ये एक बेघर जंगली जानवर से दूर नहीं है। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में बिल्कुल शर्माते हुए। और फिर अगले सीन में सुक्योंग खाना लेके अपने कमरे के अंदर आ जाता है। वो जिंग उसको अजीब नज़रों से देख रही होती है। सुक्योंग जिंग को बोलता है चलो अभी तुम अपने खाने का मजा लो। और अगले सीन में जिंग टेबल पे बैठ जाती है और वो सुक्योंग को बोलती है मैं ये कहने के बारे में सोच रही थी एक सेकेंड कमेंट का यूज़ करूँ। फिर वो अजीब सी नज़रें बना लेती है बिल्कुल और सुक्योंग से बोलती है अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए कुछ करता है तो पक्के में वो चोर होना चाहिए। उसकी ये बात सुनने के बाद सुक्योंग बिल्कुल रोने लग जाता है और अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर जिंग थोड़ा स्माइल करती है और काफ़ी ज़्यादा प्यार से सुक्योंग को बोलती है लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हो। यहीं पर हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में सुक्योंग और जीन दिखाए जाते हैं जो कि जीन खाना खा रही होती है। तभी सुक्योंग जीन को बोलता है अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो अपना अब भी बात कर सकते हैं और वैसे भी तुम 1200 साल से जी रही हो। जीन सुक्योंग की ये बात सुनकर अजीब सा मुंह बना लेती है बिल्कुल। तभी सुक्योंग जीन को बोलता है तुम जो कुछ समझ सकती हो या फिर नहीं, हमारी बातचीत उसके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ पर सुरक्षित है इस घर में कम से कम, और भले ही तुम मुझे तलवार से मार दो जब तक बदबू ना आए तब तक तुम यहाँ पर छुप सकती हो। और वैसे भी 1 सप्ताह या फिर उससे ज्यादा भी टाइम के लिए तुम यहाँ पर भूखी नहीं मर सकती हो। सुक्योंग ऐसा जीन को बोल रहा होता है और जीन उसकी ये बातें चुपचाप सुन रही होती है बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाकर। फिर अगले सीन में सुक्योंग जीन को बोलता है अगर मैं दूसरे लफ्जों में तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो ये बस 7 दिन का होगा, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमें उसी सीन में दिखाया जाता है जीन ने चद्दर ओढ़ के सुक्योंग को मार दिया होता है और ये सब चल रहा होता है, मतलब ये बता रहा है कि तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें क्या क्या दिक्कत आ सकती है शायद से। फिर अगले सीन में सुक्योंग टीवी की ओर देख रहा होता है और जीन को बोलता है तुम अपनी तलवार के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। और जिंग उसकी ये बात सुन के उसकी ओर पलट के देखती है। फिर अगले सीन में सुक्योंग अपने टीवी के पास खड़ा होता है और अपने टीवी पे हाथ रख के बोलता है इस वस्तु को टीवी बोलते हैं, मतलब इस चीज को टीवी बोलते हैं और ये एंटरटेनमेंट के लिए, फनी करने के लिए, और वैसे भी ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है लेकिन मनोरंजन करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगले सीन में सुक्योंग अपनी जेब में से अपना स्मार्टफोन निकालता है और अपने स्मार्टफोन की ओर उंगली करके जीन को बोलता है आराम करने के लिए वैसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सुरक्षित है, इससे कोई खतरा नहीं है। फिर सुक्योंग जीन को बोलता है अगर तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ तो तुम्हारा कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछने हो, तुम बिल्कुल भी झिझकना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा किसी भी तरीके का नुकसान। और फिर जीन को दिखाया जाता है, जीन चुपचाप बैठी होती है, कुछ बोलती नहीं है। और फिर सुक्योंग दिखाया जाता है जो कि लंबी सांस लेता है और फिर खिड़की की ओर देखने लगता है, मतलब बाहर देखने लगता है खिड़की से। और जीन को बोलता है रही बात घर के बाहर की, ये थोड़ा सा उलझा हुआ है तुम्हारे लिए, और तुम्हें मैं ये बात बता दूं ये दुनिया बिल्कुल शांतिपूर्ण है, यहाँ पर सब शांति से रहते हैं बिल्कुल फुल खुशी के साथ, और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन ये मेरे लिए सुरक्षित है और वैसे ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
सूचिंग ऐसा बोल रहा होता जीन को। फिर जीन उसको बोलती है लेकिन मेरे लिए ऐसा क्यों? और फिर सूचिंग जीन की ये बात सुन के जीन को बोलता है ये तुम्हारे लिए इसलिए ऐसा है क्योंकि तुम कहीं से भी बाहर आ गई हो और तुम यहाँ पर किसी को भी चोट पहुँचा सकती हो। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बाहर के बंदे के रूप में पहचाने जाओगे, मतलब तुम यहाँ के नहीं हो, इस वजह से वो तुम्हें बाहर का समझेंगे। ये इसलिए क्योंकि तुम रॉयल पेरिस में तलवार लेके घूमी तो तुम्हें पकड़ा जाएगा या फिर तुम्हारा शिकार कर लिया जाएगा। और हमें इसमें एक झलक भी दिखाई जाती है जहाँ पर कि जीन को पकड़ के रखा हुआ होता है कुछ लोगों ने और वहाँ पर खड़े होते हैं। असल में ये सूचिंग समझा रहा होता है ना, तो ये वही झलक होती है। फिर अगले सीन में सूचिंग अपने ड्रॉवर में कुछ ढूंढने लग जाता है, तभी वो अपना पहचान पत्र दिखाते हुए जीन को बोलता है ये एक पहचान पत्र है और यहाँ पर सबके पास होता है। पैदा होने के बाद एक यूनिक नंबर जारी कर दिया जाता है, मतलब एक अलग नंबर जारी कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में सूचिंग जिंग को समझाने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है जिंग अपनी तलवार लेकर के खड़ी होती है और पुलिस वाला सामने खड़ा होता है। तभी सूचिंग बोलता है अगर कोई भी बंदा कोई अपराध करता है या फिर कोई जुर्म करता है या फिर कुछ भी करता है, मैं इसके जरिए से उसके लिए एक अरेस्ट वारंट करवा सकता हूँ, मतलब उसको गिरफ्तार करवा सकता हूँ जो भी ऐसा वैसा कुछ काम करेगा या फिर बुरा या फिर कुछ ज़्यादा ही बुरा, तो ये इसलिए है। और वैसे भी समय समय पर कुछ पुलिस अधिकारी सड़क पर घूमते रहते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कोई कैदी कहीं आसपास तो नहीं घूम रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना। और जिन लोगों के पास इस तरीके का कार्ड नहीं होता, मतलब पहचान पत्र, तो उन लोगों को अलग समझ के जांच के लिए ले जाया जाता है। उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम कहां से आए हो, उनके बारे में जानकारी निकालते हैं। और वैसे मुझे पता नहीं उसके बारे में क्या होने वाला है, फिर जो भी होगा मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जीन से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी सूचिंग अजीब सा मुंह बना के जीन को समझा रहा होता है। और वैसे मैं तुम्हें बताऊं, इसके अलावा यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम उन्हें किसी भी तरीके की चोट पहुँचाती हो तो वो तुम्हें ढूंढ के जेल के अंदर डाल देंगे। और अगर तुम अपनी गिरफ्तारी का विरोध करती हो तब तुम्हें दंड देना पड़ेगा उन लोगों को। और हाँ, अगर तुम रोड पे अपनी तलवार लेके या फिर किसी भी तरीके का हथियार लेके ऐसे ही जाओगी तो तुम कानून का उल्लंघन कर रही हो, और समझ लो अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा काम हो गया। सूचिंग उसको यहाँ पर कानून के बारे में सारी बातें समझा रहा होता है। फिर अगले सीन में सूचिंग अपने मन में सोचने लग जाता है सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा तो पहचान पत्र है। ये सब चीजें उसको छुपाने के लिए हैं, बाकी चीजें तो सही कर ली जाएंगी, लेकिन ये कुछ ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई शख्स उसकी ओर देखता है और उसकी पहचान के बारे में पूछता है या फिर जांच करने की कोशिश करता है तो ये काफी बुरा हो जाएगा। एक ऐसी लड़की जो कि काफी पुराने जमाने की है, वो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल अजीब सा मुंह बना के। और अगले सीन में जिंग दिखाई जाती है जो कि कुर्सी पे बैठी होती है। वो अजीब सा मुंह बना के उसको बोलती है मैं समझ गई, तुम्हारा मतलब ये है ना मैं एक हूँ रेफ्यूजी। हाँ, लेकिन ये रेफ्यूजी से भी काफ़ी ज़्यादा बदतर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा है। वो ऐसा बोल रहा होता है जीन को। और ये वैसे काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है जब तुम्हारे पास कोई कॉन्टैक्ट ना हो, इसीलिए, क्योंकि जब तक तुम पकड़ी नहीं जाती हो ये काफ़ी ज़्यादा अलग बात है। वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है जीन को, जो कुछ मेरी ठीक से समझ में नहीं आया होता यहाँ पर। फिर अगले सीन में सूचिंग जिंग को बोलता है इस दुनिया में वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हो, और मुझे उस इंसान के बारे में जान के बहुत खुशी हुई जो कि 1000 साल से भी ज़्यादा जीवित था, मतलब 1200 साल। ये एक बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एहसास है मेरे लिए। ये बात जिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा गौर से सुन रही होती है, और तभी वो जिंग को बोलता है इसलिए मैं तुम्हारी जो भी मदद कर सकता हूँ मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि दुनिया से परिचित मैं तुम्हें छुपा के रखूंगा और धीरे धीरे सबके सामने लेके आऊँगा। सूचिंग ऐसा कुछ जिंग को बोल रहा होता है। सूचिंग की ये सारी बातें सुन के जिंग कुर्सी पे बैठ जाती है काफ़ी ज़्यादा घबरा के, और उसको बोलती है मैं वैसे तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं, मैं बस अपने घर जाना चाहती हूं। फिर सूचिंग जिंग को बोलता है अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहती हो तो तुम इस सब के बारे में भूल सकती हो, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी मदद करूं ना तो ये मेरे लिए भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अभी स्थिति कुछ इस तरीके की है। क्योंकि तुम इंटरनेट पे अगर आ गई बाहर चलने से तो तुम बिल्कुल भी नहीं छुप पाओगी और सबकी नज़रों में आ जाओगी। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सहयोग करना होगा। अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगी तब मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। सूचिंग ऐसा बोल रहा होता है जीन को, और हमें घड़ी दिखाई जाती है जिसमें कि 9 बजने में 10 मिनट कम होते हैं। और फिर अगले सीन में जिंग और सूचिंग हमें एक जगह खड़े हुए दिखाए जाते हैं। तभी सूचिंग को जीन बोलती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए वैसे। जीन की ये बात सुन के सूचिंग जीन की तलवार पकड़ के हंसते हुए बोलता है सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें भविष्य में अपनी तलवार को नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है।
आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझाऊं, सूचिंग के कहने का मतलब ये है तुम बार बार अपनी तलवार बाहर मत निकाला करो, क्योंकि ये आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और फिर अगले सीन में जिंग मुंह घुमा के बैठी होती है। तभी सूचिंग जिन को बोलता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और सवाल हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें उसके बारे में समझा दूंगा। ये बात सुनकर जिंग फिर से सूचिंग की ओर अपना मुंह घुमा लेती है और फिर वो उसको बोलती है, वैसे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसकी ये बात सुन के सूचिंग बिल्कुल अजीब सा रिएक्शन देता है उसको हंसते हुए, और वो बल्कि अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है गपशप करना, मतलब गप्पे लड़ाना औरतों के लिए। ये तो बिल्कुल नेचुरली है औरतों को गप्पे लड़ाना। वो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। बल्कि जीन उसके सामने होती है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बैठी होती है और उसको बोलती है, मैं यहाँ हूँ, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है। जीन ऐसा बोल रही होती है सूचिंग को, और सूचिंग जीन की ये बात सुन के बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना लेता है एक डॉग के तरह, और उसको बोलता है, मैं एक अकेला कुत्ता हूँ यहाँ पर, जो कि 20 सालों से भी ज़्यादा जिंदा है अभी तक। और वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। वो ऐसा बोल रहा होता है जीन को। तभी जीन उसकी ये बात सुन के बोलती है, अभी तक तुमने शादी नहीं की है ना? फिर अगले सीन में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी सूचिंग जीन को बोलता है, वैसे क्या तुम्हें ऐसा लगता है एक जिसको तुम जानते ना हो उसके साथ अकेले एक कमरे में रहना, क्या ये कोई एक अच्छा विचार है? वो ऐसा बोल रहा होता है जीन को, और फिर बोलता है वो, यहाँ पर सब बिल्कुल सही है, तुम्हें मेरे रूप में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक अलग ही कमरा है। और फिर वो अगले सीन में सूचिंग जिंग को बोलता है, चलो मेरे साथ आओ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ जिंग भी आ रही होती है, और वो जिंग को बोलता है, मैंने अपना सामान रखने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल किया था, मतलब स्टोर रूम की यहाँ पर ये बात कर रहा है जिसमें कि इसका सामान रखा हुआ होता है। और अगले सीन में वो दोनों उस कमरे के पास आ गए होते हैं। उस कमरे को देख के सूचिंग जिन को बोलता है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से कोई नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ सामान ही पड़ा रहा है, इसीलिए थोड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन मैं इसे बाद में साफ कर दूंगा और ये बिल्कुल भी खराब नहीं है। और तभी सूचिंग रूम साफ करने लग जाता है और जिंग खड़े होकर सोच रही होती है, जब मैं ऑर्डर करूंगी तब मेरे लिए खाना तो आ जाएगा, लेकिन बाकी का सब काम मुझे करना है। और जिंग के पास उसकी तलवार होती है जो कि पीछे लिए खड़ी होती है। ये बंदी अपनी तलवार नहीं छोड़ती है एक मिनट के लिए भी। और फिर हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसमें कि काफ़ी सारा सामान रखा हुआ होता है। फिर जिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है, ये जगह सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इस उम्र में भी इस मकान मालिक की शादी नहीं हुई है। मतलब वो सूचिंग के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है ना, इसीलिए। फिर अगले सीन में जिंग बोलती है, मैं बस यही कर सकती हूँ, इस घर में एक गद्दा ढूंढ सकती हूँ जिसका कि इस्तेमाल मैं सर्दियों में करूँगी। उसकी ये बात सुन के सूचिंग जिन को बोलता है, हाँ तुम अभी इसका इस्तेमाल कर सकती हो और बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे, मतलब आने वाले कल में करेंगे। सूचिंग ऐसा बोल रहा होता है जिन को मुस्कुराते हुए, और वो बोलता है, वैसे ये गद्दा पूरे तरीके से साफ है और बिल्कुल धुला हुआ है, तो तुम फिक्र मत करना। सूचिंग की ये बात सुन के जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट करती है। और अगले सीन में सूचिंग एक चद्दर बिछा रहा होता है बेड पे और बोलता है, वैसे तुम अभी थोड़ा आराम करो क्योंकि मुझे पता है तुम अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उम्मीद है जब हम लोग कल उठेंगे सारे तो हमें एहसास होगा कि ये एक सिर्फ सपना था। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग वहाँ से जाने लग जाता है और बल्कि जीन वहाँ पर खड़ी होकर अपनी तलवार छुपा रही होती है पीछे। वो वैसे वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो जीन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे मैं सूचिंग हूँ। और ऐसा बोलने के बाद फिर वो जीन को गुड नाइट बोलता है और जीन उसको कुछ जवाब नहीं देती, बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर उसको देख ही रही होती है और वो वहाँ से दरवाजा बंद करके चला जाता है। और फिर जीन अपनी तलवार को खोलने के लिए ले रही होती है, लेकिन वो खोलती नहीं है और आराम से वहीं पर बेड पे बैठ जाती है जहाँ पर फैन ऑन होता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड 5 एंड होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सूचिंग के घर के बाहर का सीन। फिर दिखाया जाता है हमारा सूचिंग जो कि घर में लेटा होता है और वो अपने आप से बात कर रहा होता है, मतलब अपने बारे में सोच रहा होता है पहले की बातें। सच में रियलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज पूरा दिन मैं बाहर जॉब के लिए घूमता रहा, इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन ये मैंने खुद नहीं बनाया, क्योंकि इस बात का नतीजा ये निकला। एक लड़की को मैंने चुना जो कि बात बात पर तलवार निकालती रहती है, मतलब खींचती रहती है, और वो पुरानी जमाने का होने का दावा करती है कि वो पहले की जमाने की है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सिर पे हाथ रख लेता है और कुछ नहीं बोलता। फिर दूसरी ओर करवट लेके फिर सोचने लग जाता है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए, अब सुबह देखेंगे जो भी होता है, सुबह तक का इंतजार करते हैं। वो ऐसा बोल के और सो जाता है।
फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह हो गई होती है। सुबह के होने के साथ साथ उसके चेहरे पर पड़ती है लाइट पड़ती है, उसकी खुल जाती है आँख, जो कि अपने फ़ोन को उठा के देखता है कि टाइम कितना हो रहा है। जैसे ही वो अपने फ़ोन में देखता है टाइम, उसमें बज रहे होते हैं 10। और फिर तभी अपनी फ़ोन की ओर देखते हुए बोलता है अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। और अगले सीन में बिल्कुल हैरानी से उठ जाता है, बोलता है बीता हुआ कल। और ये बोलकर वो वहाँ से अपने रूम में से निकलने लगता है और वो वहाँ पर एक जगह जाके खड़ा हो जाता है और जीन को देखने लग जाता है। जीन अपनी तलवार शायद से साफ कर रही होती है और तभी वो चुपके जीन को देख रहा होता है। जीन उसको देख लेती है। तभी जीन उसको बोलती है सूचिंग। ये सुनकर सूचिंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसको जीन ने देख लिया होता है ना, इसीलिए, क्योंकि वो अभी तक चुपके देख रहा था ना। और फिर सूचिंग वहाँ से बाहर निकल कर जीन को हंसते हुए बोलता हाँ, ये कोई सपना नहीं है ना तुम। और फिर तभी अगले सीन में सूचिंग खांसते हुए जीन को बोलता है वैसे मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी उठ गई। और तभी जीन उसको बोलती है वैसे ये दोपहर है। सूचिंग उसकी ये बात सुनकर अपने मन में सोचने लग जाता है मैं इससे और आगे बात कैसे करूं, मतलब इससे किस तरीके की मैं बात करूं आगे, मतलब कोई बात करने का तरीका जो कि मैं उससे और ज्यादा बात कर सकूं। और फिर सूचिंग जिंग को बोलता है ये बात तो तुम्हारी सही है, और वैसे क्या तुम्हें भूख लग रही है। उसकी ये बात सुनकर जिंग बोलती हाँ लग तो रही है मगर थोड़ी सी। और फिर अगले सीन में जिंग अजीब सा मुंह बना के सोफे में बैठी होती है और अजीब से हाथों में कुछ कर रही होती है। और सूचिंग उसकी ये बात देखकर थोड़ा हैरान होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता सूचिंग की। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है थोड़ा रुको, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वो अगले सीन में भागते हुए आती है और सूचिंग को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो सूचिंग के हाथ में कुछ रखती है और फिर वो सूचिंग को बोलती है शायद से तुम इन टुकड़ों से सही हो जाओगे। सूचिंग अपना हाथ खोल के देखता है तो उसमें कुछ पत्थर रखे होते हैं सूचिंग के हाथ में, जो कि जिन ने उसको दिए होते हैं। और अगले सीन में सूचिंग उन पत्थर को अपने हाथ में ले लेता है और जिन को बोलता है वैसे क्या ये एक सोना है। वो जीन को ऐसा बोल रहा होता है और बल्कि अपने मन में वो सोच रहा होता है चांदी इतनी कीमती नहीं होती है जितना कि सोना कीमती होता है। वैसे मैं अभी भी नहीं जानता कि आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करूं, लेकिन मुझे पता है वो जरूर मुझे बनाना होगा। और वैसे मेरे इतने अच्छे कनेक्शन भी नहीं है किसी के साथ और ना ही मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है। और वैसे ये प्राचीन लड़की, मतलब ये पुराने जमाने की लड़की, क्या इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। सूचिंग अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है जीन के बारे में, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है ना, इसीलिए। और अगले सीन में जीन उसको बोलती है वैसे क्या इतनी सारी चांदी काफी होगी। वो ऐसा बोल रही होती है जिंग सूचिंग को। असल में जो पत्थर दिए थे ना इसने, वो असल में चांदी होती है, जिनको कि मैंने पत्थर कहा था वो चांदी होती है, जो कि जिंग इसको दे रही होती है सूचिंग को। और फिर अगले सीन में सूचिंग जो जिन ने उसको चांदी दी होती है उसको वापस कर देता है और बिल्कुल लंबी सांस लेते हुए जिन को बोलता है अब रहने भी दो, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मैं तुम्हें अभी भी बाहर नहीं निकाल सकता और ये अपना चांदी तुम वापस ले लो। सूचिंग ऐसा बोल रहा होता है जीन को अपना सिर पकड़ के। और फिर अगले सीन में जीन दिखाई जाती है जो कि चुपचाप खड़ी होती है बिल्कुल। तभी सूचिंग जीन को देखते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूरत का सामान जो कि डेली काम आता है वो लेके आऊंगा और कुछ कपड़े और तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा वापस जब मैं आऊंगा तब। और मुझे वैसे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए थोड़ी लंबी पैंट लानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ी मुझे ऊपर लग रही है। और हाँ वैसे तुम याद रखना मेरे जाने के बाद बाहर मत जाना और इधर उधर कहीं मत जाना, घर ही में रहना क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। सूचिंग ऐसा बोल रहा होता है जीन को, बल्कि जीन चुपचाप खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है। अगले सीन में सूचिंग दिखाया जाता है जो कि बाथरूम के अंदर आकर ब्रश कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है वैसे वो मेरे कपड़े पहनी है जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं और कुछ छोटे भी हैं और जूते भी काफी ज्यादा बड़े हैं, काफी सारी चीजें अजीब हैं कपड़ों में उसके लिए जो कि मेरे पहनी है, इसलिए जब वो बाहर जाएगी ये सब पहन कर तो काफी ज्यादा अजीब बात होगी। वैसे मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है, वो ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएगी तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। और वैसे भी जब तुम मॉडल जमाने के कपड़े पहनते हो तभी टूटी हुई रस्सी से बालों को नहीं बांधना चाहिए, खुला रखना चाहिए और इधर उधर घूमना थोड़ा सही लगना चाहिए। सूचिंग ये सब सोच रहा होता है अपने बारे में, मतलब जीन के बारे में अपने मन में। और फिर अगले सीन में काफी ज्यादा सीरियस फेस बना के सोचने लग जाता है जब तक तुम बाहर के लोगों के साथ ऐसा अगर अजीब बुद्धू वाला व्यवहार करोगे इसीलिए तुम बाहर की साइड उजागर नहीं किया जाएगा। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में सूचिंग जीन के बारे में। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग एक शॉप के बाहर खड़ा होता है। असल में वो वहाँ कपड़े लेने के लिए खड़ा होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि कौन सा लूं। वो कहता है ये वाला लूं या फिर ये वाला ले लूं एक, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा सही रहेगा। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पे पड़ती है, वो बोलता है शायद से मुझे एक ये लेनी चाहिए। फिर वो वहाँ से भी जाने लग जाता है और वो देखता है वहाँ पर एक शॉप होती है जहाँ पर सारा लड़कियों को सामान मिलता है, बिल्कुल सब कुछ लड़कियों का मिलता है। वो उस शॉप को देखकर अजीब सा मुँह बनाकर बोलता है
मुझे ये सब जोखिम उठाना ही होगा, लेकिन मैं इसके अंदर अकेला कदम रख पाऊँ ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सूचिंग ऐसा बोलता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। जाने से पहले जो लोग अभी तक मेरी इस वीडियो में बने हुए हैं उन लोगों से इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो उस पर एक लाइक छोड़ के जाना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो अभी के लिए बाय बाय, और आप मेरी प्लेलिस्ट ये चेक कर सकते हैं जो डिस्प्ले पे शो हो रही है। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।